नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आयोग ने इसको जारी कर दिया है और आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया। यानी आज जब 1 जनवरी है 2024 की, आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में लगभग 220 सीट्स जारी हुई हैं। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो डेट है, एग्जाम डेट है, अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन बहुत संभावना है, जिस तरह से फटाफट काम हो रहा है, बहुत संभावना है कि 17 मार्च को यह एग्जाम हो जाना चाहिए। अभी डेट आई नहीं है, जब ये वीडियो बन रहा है डेट नहीं आई है, लेकिन हो जाएगा क्योंकि मई में चुनाव है। जैसे मैं पहले भी कहा था कि मार्च में पेपर होगा, तो बिल्कुल उस तरह से जा रहा है। नंबर ऑफ सीट्स 220 आई हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा सर आपने तो कहा था कि 1000 सीट्स आएंगी, 800 सीटें आएंगी, 900 सीटें आएंगी। तो मैं अपनी बात को रखने के लिए सबसे पहले मैं अभी इसको समझाऊंगा, नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं सब समझाऊंगा, बट मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ बातें यहां पर डिस्कस करता हूं। ये मेरे पास पर्चा है, ठीक है, और ये पर्चे में पिछले 3-4 साल से जो हुआ है, जितनी नोटिफिकेशन में सीट्स आई हैं उसके बारे में मेंशन किया गया। यानी कि देखिए 2016 मैं यहां लिख रहा हूं, आप तो समझ, 2016 के अंदर नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन आया उसमें नंबर ऑफ सीट्स आई थी 531। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? तो मैं वो ग्रीन करता हूं, 531, लेकिन एक्चुअल जो भरी गई वो 633 भरी गई, ठीक है। उसके बाद आपका 2017 ओवरलैप कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सीट्स आती हैं 577, ठीक है, और भरी गई हैं 676। समझिएगा बात को, ठीक है। 2020 ये तो बड़ा सबसे बहुत मजेदार था, 200 सीट्स आती हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट बढ़ गई 487। देखिए, ये देखिए 487, डबल से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। 2021 नोटिफिकेशन 400 पे आता है, ठीक है, और आपका जो है 678 सीट्स भरी जाती हैं। 2022 250 और आपका भरा गया 384, और पिछला साल 2023 अगर हम देखें तो 173 आती है और 254 भरा जाता है। अब क्या है ये बात? मैंने कहा था कि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा आएंगी, ठीक है। जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है लोगों ने ये बोलना शुरू किया, आप तो बोल रहे 700 800 900 सीटें आएंगी, यहां तो 220 सीट्स के बारे में आ रहा है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आयोग है उसका काम करने का तरीका है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आपने इतने एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि चीजें होती क्या है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको जानकारी रहती है कि आप यहां देखो, ये डेटा दिख रहा है आपको, इस डेटा से इसलिए मेंशन किया गया है कि आयोग में अभी, बल्कि आयोग ने बात खुद भी बोली है कि जो ये नोटिफिकेशन अभी तक आज तक जो अधियाचन आ चुके होंगे, जो वैकेंसीज की फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी होंगी आयोग के पास से, जितनी सीट्स की हो चुकी है उतना उन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं काम खत्म हो चुका है, कुछ अधियाचन इसके बाद भी आएंगे। यानी कि अभी 15 दिन के बाद आए, महीने भर के बाद आए, यहां तक कि प्री का एग्जाम हो जाने तक। देखिए, प्री का जो फाइनल रिजल्ट आता है, प्री का जो रिजल्ट आता है, यानी कि आपका मार्च में पेपर होगा, ठीक है। 17 मार्च को पेपर हुआ, 17 मार्च के बाद लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है। तो मार्च के बाद आपका अप्रैल आ गया, मान लेते 30 अप्रैल को आपका यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट आता है। 30 अप्रैल तक जितने भी अधियाचन आएंगे, यानी कि अगले 4 महीने के अंदर आयोग के पास और भी अधियाचन आएंगे और भी वो पोस्ट की वैकेंसीज आएगी। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आयोग नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा सकता है, बढ़ाता है। और ये सब उन चीजों के एग्जाम्पल्स हैं कि नोटिफिकेशन में अलग चीजें आती हैं और जब फाइनल प्री का रिजल्ट आया उस तक सीट्स बढ़ जाती हैं। तो अभी जो 220 लग रही हैं आपकी, मान के चलिए एनी हाउ किसी भी हालत में 600-700 तो पक्का पहुंचेगा। इतना तो मैं आपको पूरी श्योरिटी देता हूं, क्योंकि एक तो आप देखिए लो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, और दूसरा इस साल चुनाव है। मानिए 60,000 वैकेंसी कांस्टेबल की आ गई, वो एसआई की आ गई, पता नहीं किसकी आ गई, जो रुकी पड़ी थी। यहां तक कि जो लेखपाल का रिजल्ट रुका पड़ा था वो तक इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। आप समझिए, साइकोलॉजी समझिए यहाँ के यूपी में जब भी चुनाव होते हैं बहुत पॉसिबिलिटी बनती है चीजें बढ़ा चढ़ा के पेश करने की। ये तो लोकसभा चुनाव है, यहाँ पे तो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज होपफुल रहिए, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा देखने को मिलेंगी, पढ़ाई ठीक से करते रहिए, अनाप शनाप मत सुनिए। हाँ, रियलिटी ये है कि अभी 220 आई है, लेकिन ये कम से कम 500, 600, 700 जाएगा, इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूं मैं आपको।
ठीक है। 2014 में, मैं कई बार 2014 में 100 सीटों की वैकेंसी आई थी। 100 कितने भरे गए थे? 1000 भरे गए थे। 100 आई थी, 1000 भरे गए थे, तो 200 आई हैं। 700-800 होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2018 में 951 सीट्स भरी गई हैं, तो ज्यादा सीटें भरी आती है। 5-6 साल का टाइम हो भी गया है, नंबर ऑफ सीट ज्यादा आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं धीरे धीरे करके सब बताऊं। जो मेन चीजें आपकी थी, जो कि मेन कंफ्यूजन यहां पर यही रहता है लोगों के दिमाग में कि हाँ नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वो सब मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब यहां पर हम समझते हैं कि क्या है यहां पर। देखिए, आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के तहत ऑनलाइन हो गया, आज 1 तारीख है, हो गया, ठीक है। आखिरी तारीख जो है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ्री, जो फी ऑनलाइन भरने की है 29 जनवरी को, अब तक आप अपनी फीस भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि फी भरने के बाद जो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की एप्लीकेशन है वो 2 फरवरी है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर द करेक्शन और कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो 9 फरवरी तक आप कर सकते हैं। यानी कि फीस तो आपको 29 तक भरनी पड़ेगी, उसके बाद आपको 2 दिन का समय मिलेगा, आप उसके अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं, और फिर आपको कुछ 7-8 दिन का समय मिलेगा जहां पर आप अपना मॉडिफाई करना चाहें अपने फॉर्म को तो कर भी सकते हैं। देख हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको भरना है ओटीआर। क्या भरना है? ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर भरना है। जिन्होंने ओटीआर नहीं भरा है प्लीज ओटीआर भर ले जाके। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, लेकिन बिना ओटीआर के चलेगा नहीं। ओटीआर भरने के बाद भी 72 घंटे के बाद तक, यानी कि आज अगर आप ओटीआर भरेंगे तो लगभग 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद ही आपको जो है आप फॉर्म भर पाओगे। 72 आवर्स बिफोर आपको ये भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ओटीआर को पहले भरें, उसके बाद फॉर्म भरें, बिना उसके चलेगा नहीं। तो ओटीआर भरना जरूरी है, ठीक है। मैं मुख्य बातें ही यहां पर आपको मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बाकी आप लोग डिटेल में जाकर आयोग की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर यहां पर हम पहले फीस की बात कर लेते हैं। फीस हम देख रहे हैं रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी यहां पर देखिए, या अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस या अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब की फीस कितनी है? लगभग 125 रुपए, सब मिला के 125 रुपए हो जाएगी। SC ST की फीस, टोटल फीस आ जाएगी 65 रुपया। पर्सनल विद डिसेबिलिटीज जो आ जाएगी उनकी आएगी 25 रुपया, और एक्स सर्विसमैन की आ जाएगी 65 रुपए। डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वगैरह जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, किस किस कैटेगरी में वो लाई करते हैं उसके अंदर उनको फीस मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया, ठीक है। जो यहां पर मेन चीजें हैं, ओटीआर के बारे में बताया गया और कुछ नहीं है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात लिखी है, थोड़ा समझते हैं। यहां पे एक बात लिखी है, आप लोग थोड़ा सा करिए। ये बोलते हैं कि जब आप फॉर्म भर दो अपना, जब आप अपना फॉर्म भर दें तो भैया आप अपना जो है वो एक प्रिंट आउट लेके रख लें। कैंडिडेट जो है आप जो भी चीजें हैं उसका एक प्रिंट आउट लेके रख लें। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी एक कॉपी, जब भी आप फॉर्म भरिएगा इसकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, फीस की वगैरह की सब कुछ, उसका एक बैकअप होना चाहिए। फीस का भी होना चाहिए, जो फीस जमा करेंगे, यू नेवर नो, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो आप क्लेम कर सको, आप एक फोल्डर बना दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो इन्होंने बोला है कि जो प्री पास करेंगे वही लोग मेंस लिखेंगे, तो सबको पता है, ठीक है। प्री मेंस इंटरव्यू 3 बेसिस पे होता है। मेंस और इंटरव्यू के जो नंबर है उसके बिहास पे आपका टोटल मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं। यानी कि जो आपका 1500 नंबर का मेंस होगा और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो यानी कि 1600 नंबर में इसका पूरा जो होगा उसमें से आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहां देखिए, आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 220 है ना, ठीक है, 220 हैं, जैसे कि बिल्कुल मेंशन है। लेकिन अगली लाइन पढ़ना जरूरी है। नंबर्स ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जो सीट्स हैं वो बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं अगर सर्कमस्टेंसेस जैसे रहेंगे। तो जैसे मैंने दिखाया था आपको कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाती हैं, घटाना बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। बहुत रेयर केस कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो सीट्स बढ़ती हैं। इसीलिए 220 सीटें भले ही हैं, लेकिन मान के चलिएगा सीट्स अच्छी खासी बढ़ेंगी। अभी 4 महीना बाकी है, तो थोड़ा सा दिल थाम के मेहनत करते रहिए, इतना होपलेस होने की जरूरत नहीं है। लोग बिल्कुल यहाँ पे आकर मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि अरे सर सीट्स आई ही नहीं है, ये है वो है, ये सब नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ वैकेंसीज हैं, ये पूरा लिस्ट आपको दे रखा है कि कौन कौन सी यूपी पीसीएस के अंदर वैकेंसीज होती हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स की जो है आपको वैकेंसीज आ गई होंगी इस साल, जरूरी नहीं है। ये पूरा ओवरऑल इन्होंने जो है पूरा ग्रेड पे जो है 4200 ग्रेड पे से लेकर यहां पर देखिए 3-4 के आपके ग्रेड पे होते हैं वो दे रखे हैं। द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट टू बी इंक्लूडेड इन, इसमें है क्या है 1900 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 क्या
9300 34,800 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे। ठीक है, ये अलग अलग ग्रेड पे हैं आपके, जिसके हिसाब से ये नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट की होती हैं। वो आप पढ़ लीजिएगा, फिलहाल अभी आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। फिलहाल तो आपके लिए जो मुख्य बातें हैं मैं सिर्फ उस पर जिक्र करूंगा। ये सब आपकी जो नौकरियां हैं उन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना हो, आप खुद जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन यूपी के अंदर अगर मोटा मोटा बताऊं मैं आपको, यूपी के अंदर आपका 5 साल का रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, देखिए 2 तरह के रिजर्वेशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब होता है मान लो जनरल कैटेगरी हो गया तो ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी, ये होता है आपका वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि एससी के अंदर ही महिलाओं को जो मिल जाए या फिजिकल हैंडीकैप को मिल जाए, एसटी के अंदर, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो आपको यहां पर जो है वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में मिलते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ द यूपी फिम, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हो गया, एक्स सर्विस मैन हो गया, इन सब का जो है आपको मिलता है यहां पे। देखिए जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हो रही है और इसमें क्या है, फ्रीडम फाइटर हो गया, इसमें फीमेल कैंडिडेट हो गया, एक्स सर्विसमैन ऑफ यूपी हो गया, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ यूपी हो गया, पीएच ऑफ यूपी हो गया, ये सब आ गया। ठीक है, और जो रिजर्वेशन है वो फिर मैं कह रहा हूं कि जो जैसे हमारा फ्रीडम फाइटर वगैरह हो गया या पीएच हो गया, तो अगर उनकी वांट आई होगी तो ही एप्लीकेबल होगा। जरूरी नहीं है कि यहां पर अगर मेंशन हो गया तो फ्रीडम फाइटर वाली आ ही जाए, अगर आएगी तो इस पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है इसके अंदर। तो जितना भी होता है इसके अंदर 5 साल का आपको कैटेगरी मिलता है, 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है आपको। ठीक है, 5 साल का रिजर्वेशन आपको मिलता है। अभी आपको दिखा भी दो कहां पे लिखा हुआ है। अभी इसके अंदर चलिए अभी आएगा पढ़ाएंगे आपको। शादी आप जो भी आपके आप मैरिड है अनमैरिड है, लेकिन एक ही वाइफ आपकी होनी चाहिए, ओनली 1 वाइफ वो होनी चाहिए। अभी कुछ मसाइल हो जाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अभी एक जो नायब तहसीलदार बने थे उन्होंने शादीशुदा ऑलरेडी थे, फिर वो किसी और महिला के चक्कर में आकर उन्होंने वो अपना धर्म भी चेंज कर लिया और शादी भी उससे कर ली, तो उनको वहां पे सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर अभी इस सब केसेस को बहुत ध्यान से रखिएगा। आपका जो है एक ही शादी आपकी होनी चाहिए, यही रूल्स हैं। ठीक है, चाहे भले भी किसी धर्म से हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है, देखिए कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री, मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसीट फॉर द, यानी कि जो एप्लीकेशन भरी जाएगी, यानी कि जो 9 फरवरी तक आपका जो रहेगा, वैसे तो 2 फरवरी तक का है, उस समय तक आपको पास कोई ना कोई एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, कोई भी आपकी ग्रेजुएशन वाली डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर में अपियर कर रहे हो ना, लास्ट ईयर का यहां पर रूल्स नहीं है, यहां पर है मस्ट पोजेस है। मस्ट पोजेस का मतलब कि होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप यूपीएससी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपीपीएससी का भरेंगे तो नहीं, आपको पहले पास होना पड़ेगा तब जाके आप कर पाओगे चीजें। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या है, कुछ पोस्ट है आपकी, पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन थ्रू रिटर्न। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि कुछ पोस्ट है स्पेसिफिक, यहां पर समझाता हूं मैं आपको, फिर से एक बात समझाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। देखिए 2 तरह की नौकरियां होती हैं, एक होती है आपकी जनरल रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, जनरल रिक्रूटमेंट होती है, और एक होती है स्पेशल नौकरियां, स्पेशल नौकरियां होती हैं। ठीक है, अगर मोटा मोटा मैं आपसे बोलूं, जनरल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि वो सब वैकेंसी जिसके अंदर ग्रेजुएशन ही आपका माना जाता है, सिंपल ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, जो भी है सिंपल ग्रेजुएशन होता है, वो सब वैकेंसीज होती हैं। स्पेशल वाले में क्या होती है, इसमें ग्रेजुएशन प्लस आपका स्पेशल डिग्री होती है, स्पेशल डिग्री आपकी होगी। ठीक है, जैसे है ना स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें खासियत देखिए क्या है, स्टैटिकल ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस। अब इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल इस तरह की होगी, या आपका असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट हो गया, तो उसमें क्या होगा, स्पेशल आपसे वो डिग्री मानेगा, स्पेशल आपको वो इसमें लॉ की डिग्री मांगेगी। ठीक है, ठीक, इसमें ऐसा किया गया इसके अंदर। तो ऐसी इनके लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो फॉर्म में भरते समय से टिक कर दीजिएगा, अन्यथा खाली छोड़ दीजिएगा। बाकी जितनी भी नौकरियां होती हैं, एसडीएम, डीएसपी, कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर, जो भी होगा, ठीक है, वो सब इसमें आती हैं ऑटोमेटिकली, इनका मेंशन नहीं होता है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ यही मेंशन किए होंगी, सिर्फ ये दिखाई देंगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ स्पेशल जो नौकरियां हैं उनका ही मेंशन वो चाहते हैं दिखा दो। अगर आप इसमें मान लो 4 नौकरियां निकली हैं, मान लेते 4 नौकरियां हैं और आप चारों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपने सिंपल बीए किया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां पर नॉट अप्लाइड कर दीजिएगा, नो कर दीजिएगा।
मान लो चारों में न हो तो भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जनरल रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई कर देते हो, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्म में सिर्फ इसके बारे में मेंशन है, इसके बारे में मेंशन नहीं होता है। तो अगर नहीं एप्लीकेबल होता है, सब पे जीरो भी होता है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा इसके अंदर, ठीक है, गलत मत भर देना। हाँ, तो असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टेबल्ड बाय लॉ इन इंडिया फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट अदर देन यूनिवर्सिटी, ये मतलब इसमें जो आपका इसके अंदर हो, जो कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट के अंदर हो, इसके अंदर मान जाएंगी। फिर आपकी मैनेजमेंट ऑफिसर है, इसके अंदर इसमें क्या चाहिए, इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टेबल्ड बाय लॉ, तो जिसने मैनेजमेंट ऑफिसर के रूप में जो डिग्री पाई होगी उसको मिल जाएगा। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो, ठीक है। सब रजिस्ट्रार के लिए लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्ट्स साइंस, मतलब कि आपको एमए या एमएससी या एमकॉम होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप बीए है, बीकॉम, बीएससी, तो आप इसको नहीं भर पाओगे। तो 5 नौकरियां आई हैं। अगर आप पांचों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, जैसे लेट सपोज किसी ने बीटेक किया हुआ है, सिंपल बीटेक किया, तो पांचों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो नो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसका बाकी जो जनरल रिक्रूटमेंट वाली है उसमें ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। In case of specific educational qualification post, the candidate must give their options clearly. In that condition, only they shall be considered for the post bearing specific educational qualification. यानी कि अगर आपके पास स्पेसिफिक डिग्री है इन पोस्टों के लिए, इन पांचों के लिए, तो आपको शुरुआत में ही मेंशन करना पड़ेगा। आपको कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन नौकरियों के लिए एप्लीकेबल हो तो आप शुरुआत भर दीजिएगा, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा, अन्यथा कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। The candidate must possess all the requested qualification up to the last date for the submitting of their application. अच्छा, अब कुछ नौकरी के लिए क्या होता है, आपका फिजिकल चाहिए होता है। फिजिकल मेजरमेंट विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल्स। क्या क्या है, जैसे मान लीजिए डिप्टी डीएसपी की नौकरी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, डिप्टी जेलर है। जितनी पोस्टें हैं इनके लिए फिजिकल मेजरमेंट चाहिए होता है। 2 तरह की नौकरियां हैं, एक है वर्दी वाली और एक है बिना वर्दी वाली। जो बिना वर्दी वाली नौकरियां हैं उसके लिए कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। मेडिकल होता है, फिजिकल नहीं चाहिए, हाइट लंबी चौड़ी, सीना कम ज्यादा फूला, ये सब कुछ नहीं है। बिना वर्दी वाली नौकरी के लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जिसमें एसडीएम आ गया, एआरटीओ आ गया, ठीक है, ये सब के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नौकरी है, डीएसपी की नौकरी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की नौकरी है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड की नौकरी है, एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी है, डिप्टी जेलर की नौकरी है, इसमें आपके पास ये फिजिकल रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो तो बढ़िया है, नहीं कर पाए तो वहां से हटा दिए जाओगे आप, फिर आप इसके लिए रिजेक्ट हो जाओगे। तो जैसे पोस्ट ऑफ डीएसपी के लिए आपको देखिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, छाती फुला के 89 और बिना फुलाए 84। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 160 हाइट होनी चाहिए, और ये सब फीमेल कैंडिडेट के लिए 122 होनी चाहिए, एसटी के लिए 147 होनी चाहिए महिलाओं के लिए, और मिनिमम वेट जो है महिलाओं का 40 kg होना चाहिए। इतना कमजोर भी ना हो कि बेहोश हो जाए बेचारी वो। तो फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड के लिए ये क्राइटेरिया है। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इसकी हाइट है, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए ये कैंडिडेट है, और पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर ये कैंडिडेट। मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कि आप अगर इनको भरोगे तो इस वजह से, जैसे मान लो कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिसके अंदर नॉर्मल जनरल रिक्रूटमेंट है, तो उसके अंदर आप ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाते हो। अब मान लो आपको फिजिकल आपके लिए बुलाया गया, आप यहाँ के लिए सिलेक्ट होकर फिजिकल के बुलाया गया, तो आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए होने चाहिए, अन्यथा नहीं कर पाओगे तो इस पोस्ट के लिए आप रिजेक्ट हो जाओगे। फिर दूसरे पोस्ट के लिए आपका होगा जो होगा, इसके लिए आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर है एज लिमिट, यहां पर मैं कह रहा था क्या, ठीक है। तो एज लिमिट की कहानी क्या है, एज लिमिट की कहानी ये है कि भैया सीधी सी बात है, 40 साल की एज लिमिट बोली गई है। कब तक काउंट होगी, 1 जुलाई 2024 से। यानी कि अगर आपका 2024 तक, 1 जुलाई तक आपके 40 साल हो गए हैं तब तक ठीक है। अगर उसके बाद मतलब उससे पहले हो गया तो फिर आप लिमिट ही रखी गई है 21 साल से लेकर 40 साल की एज लिमिट है, और जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई 1 जुलाई 2024, ठीक है। पीएच की जो मैक्सिमम एज लिमिट है 55 साल है, ठीक है। अच्छा, और उसकी जो मिनिमम एज उसमें 1969 से पहले वो नहीं होना चाहिए, पैदा होना चाहिए, मतलब 55 साल की एज लिमिट होती है इसके अंदर। और जितने भी एससी कैटेगरी के लिए है इनका आप ये सब पढ़ लीजिएगा, 5 साल का 5 इयर्स का इनका जो है रिजर्वेशन रहता है। अच्छा, अपर एज
ये 5 ईयर्स, एससी के लिए 5 ईयर्स मैं ढूंढ रहा था, 5 ईयर यहां पर होता है। अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 ईयर्स फॉर पर्सन, और जिसको पीएच है, यूपी का पीएच है, उसको बढ़ाया सकती है, 15 साल तक की हो सकता है। अपर एज लिमिट शैल बी आल्सो बी ग्रेटर बाय 3 ईयर्स पर पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन द आर्मी और इमरजेंसी। अगर आर्मी फॉर द इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है तो उसको वो 3 साल का वो कर सकते हैं, और वहां पर जो जितनी नौकरी उसने की है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसको चीजें आप खुद देख लीजिएगा क्या क्या इसके अंदर है जो इस कैटेगरी में आते हैं इसके अंदर। बाकी मेन चीजें बताता हूं, बाकी ज्यादा कुछ पढ़ने वाला इसके अंदर है नहीं, ठीक है। इसमें आप खुद पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसमें मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा आपको। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूंगा कि ठीक है, जो SC ST OBC के हैं उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो बना लेना चाहिए, तो बना लेंगे। तो इस तरह का कोई बनना चाहिए, परफॉर्मा ये दिया हुआ है, बना लीजिएगा, ठीक है, अब काम आएगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह का ये आपको जितना भी आपका पीएच में आते तो सब ये सब आप भर दीजिएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सब परफॉर्मा देख लीजिएगा, अपना परफॉर्म बनवा लीजिएगा। बाकी एग्जाम जो है प्री मेंस इंटरव्यू होता है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका जो जैसे यहां देखते हैं आपको प्री एग्जाम जो है वो 200 नंबर का, पता ही आपको, इस पे बताता हूं। जो प्री है वो 200 नंबर का 2 पेपर आएंगे आपका। प्री जो है 200 जो है 2 नंबर निकलेंगे। एक आपका जीएस का पेपर होगा, एक आपका सीसैट का पेपर होगा। जीएस का पेपर आपका 200 नंबर का होगा, इसमें 150 सवाल आएंगे। इसके अंदर 100 सवाल आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा ये, ठीक है। इसके पर क्वेश्चन 2 नंबर पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें 1.33 नंबर का एक होता है। दोनों में नेगेटिव मार्किंग चलेगी होगी, ठीक है, ध्यान। लेकिन जो सीसैट है इसके अंदर मात्र 33% नंबर लाने होंगे तो आप क्वालिफाइड है, क्योंकि इसमें क्वालिफाइड वाला माना गया है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन जो मैरिट बनेगी वो जीएस में बनेगी, मैरिट बनेगी जीएस के अंदर, ठीक है। और अगर देखा जाए मोटा मोटा, अगर जितनी सीट्स आएगी, 220 सीटें आई हैं और थोड़ा बड़ा बुला के जाएंगी, तो मान के चलिए कि 85 क्वेश्चन, नेट 85 क्वेश्चन के आसपास आपका कट ऑफ जाना चाहिए। चलिए खैर, तो देख लीजिएगा इसके अंदर। जब प्री निकाल के मेंस में आएंगे तो मेंस में कुल आपको 8 पेपर देने पड़ेंगे, जिसमें से जनरल हिंदी और जनरल ऐसे 2 कन्वेंशनल पेपर होंगे 150 नंबर के। लेकिन जो बाकी 4 GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6 ये 200 नंबर के आएंगे, तो मिला के 1500 नंबर का हो जाएगा। और ये लिखने वाले पेपर होंगे, आंसर लिखने पड़ते हैं इसके अंदर। जो प्री है वो MCQ है, ये लिखने वाले पेपर है, 1500 नंबर के होंगे, 1500 नंबर का होता है। और इसको क्वालिफाई करेंगे, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वहां पे 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका। और इसके अंदर टाइमिंग क्या होगी, 1-2 पेपर जब होंगे मेंस में, वो 9:30 से 12:30 और 2 से 5 का टाइम होगा इसके अंदर, ठीक है। फिर 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और इसमें सिलेबस दिया गया है, इसको आप सिलेबस को आप जो है वो खुद पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आराम से इत्मीनान से जितना भी प्री और मेन सबका जो है वो सिलेबस यहाँ मेंशन किया गया है। मैं नहीं पढ़ूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये सब, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, सब वही सब चीज़ें अभी भी इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। डिटेल में आने के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आपको डाउट है नंबर ऑफ सीट्स को लेकर, तो नंबर ऑफ सीट्स में जैसे कहा कि 220 सीट्स अभी आई हैं, बढ़ने की पूरी संभावना है, जैसे मैंने दिखाया भी कि बढ़ी हैं, आप देख लीजिएगा। प्लस आपका जो पेपर है वो जल्दी ही होगा, मार्च में ही होगा, तो तैयारी आप करते रहिए इसके अंदर। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।